आपका स्वागत है। क्रोएशिया ने काफ़ी पहले ही अपनी वीज़ा विंडो को ओपन कर दिया था और बहुत बार हमने क्रोएशिया का जिक्र किया है कि आप वहाँ के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी, टूरिस्ट वीज़ा की मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि क्रोएशिया काफ़ी पहले से ही टूरिस्ट वीज़ा के लिए ओपन हो गया था। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के क्रोएशिया को लेकर आ रहे थे, जैसे क्रोएशिया के लिए हम वीज़ा कैसे लें, उसमें फाइलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, क्वारंटीन का क्या स्टेटस रहेगा, वैक्सीनेशन का क्या वहाँ पे इस वक्त पॉलिसी है, और उसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना होगा, शेंगन में जाया जा सकता है कि नहीं, क्रोएशिया से शेंगन के लिए कोई कनेक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या कि क्रोएशिया जाके ही हम क्या शेंगन या यूके वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दिए हैं कमेंट्स में या ईमेल्स के थ्रू। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारे आंसर्स बहुत ही क्लियर शब्दों में बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा कि किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो क्रोएशिया यूरोप का एक कंट्री है जो एक नेक्स्ट कंटेंडर है शेंगन को ज्वाइन करने का। एज ऑफ नाउ क्रोएशिया शेंगन का मेंबर नहीं है, बट शेंगन की मेंबरशिप एक्सपेंड होने वाली आने वाले दिनों में। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद अब तक हो भी चुका होता और क्रोएशिया जो है वो शेंगन को ज्वाइन कर लेगा। अगर तब वो ज्वाइन कर लेता है तो आप क्रोएशिया के वीज़ा पे ऑब्वियसली सारे शेंगन एरिया में जा पाएंगे, बट जब तक वो ज्वाइन नहीं करता है तब तक आप क्रोएशिया के वीज़ा में शेंगन एरियाज़ में एंटर नहीं कर सकते, क्रोएशिया के वीज़ा से शेंगन एरियाज़ में नहीं जा सकते। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, क्रोएशिया के अंदर जाके आप के क्वेश्चंस थे कि क्या हम शेंगन में किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ क्रोएशिया नहीं, काफ़ी सारे देशों में आप कर सकते हैं, बट अगेन सक्सेस डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या क्रोएशिया में क्वारंटीन है। जी बिल्कुल क्वारंटीन है। 14 डेज़ का वहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन आपका होगा, जिसमें वो जाते ही आपका टेस्ट लेंगे, फिर दूसरा टेस्ट आपका 7th या 10th डे पे लेंगे। और ऐसा भी काफ़ी सारे हमारे विजिटर्स ने बताया है कि उनका टेस्ट 14th डे लिया गया है और नेगेटिव होने के बाद ही फिर उनको अलाउ किया गया था जाने के लिए। तो और कुछ विजिटर्स ने ये बताया कि उनका टेस्ट 7th को या 10th को ही हो गया था, जिसके नेगेटिव आने पर उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप शहर में जा सकते हैं, यानी आप होटल से बाहर आ सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप 14 डेज़ के क्वारंटीन के हिसाब से ही वहाँ पे प्लान करके जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रोएशिया का वीज़ा भी शेंगन की तरह ही है। आई मीन जो शेंगन में आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, चाहे आप स्पेन में लगाते हैं, फ्रांस में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, कहीं पर भी लगाते हैं, तो वही सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन ही क्रोएशिया भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि बाकी शेंगन स्टेट्स आपको नहीं कहते कि आपको कंफर्म बुकिंग चाहिए, वो आपसे कंफर्म फ़्लाइट्स नहीं मांगते, कंफर्म होटल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रखते, बट क्रोएशिया के लिए कंफर्म बुकिंग चाहिए होती है, कंफर्म वाउचर चाहिए होते हैं, कंफर्म टिकट्स, कंफर्म फ़्लाइट्स, कंफर्म आइटनरी तक चाहिए होती है। यानी आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एम्बेसी में, आप वहाँ पर जाके उसे चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप एक डिफरेंट सेट ऑफ आइटनरी में डिफरेंट डेट्स पे क्रोएशिया ट्रैवल करते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपका ट्रैवल प्लान तो कुछ और था, आपने उसे चेंज क्यों किया। उस केस में इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना ट्रैवल प्लान बनाएं और होटल्स या फ्लाइट्स या ट्रैवल डेट्स को चेंज ना करें, जो आपने एम्बेसी में दिया था वही डॉक्यूमेंट्स रखें। इसके बाद अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट्स, 2 साल की ITR, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ, और आपका जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ में एक ट्रैवल इंश्योरेंस, दैट्स इट। अब यहाँ पे मिलता किस किस को है, मिलने के चांसेस किसको ज़्यादा हैं। देखिए, क्रोएशिया मिलने के चांसेस फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए थोड़े से कम ही रहते हैं, मिल भी जाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। क्रोएशिया वीज़ा के लिए आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। हम प्रेफर करते हैं कि कम से कम 2 से 3 कंट्री की पहले से अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उसके बाद अगर आप क्रोएशिया फाइल करते हैं तो सक्सेस काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा, अकाउंट में सेविंग अच्छी होनी चाहिए, यानी हमारा कैलकुलेशन ये कहती है कि एटलीस्ट आपकी 40,000 के अप्रॉक्सीमेट मंथली सेविंग होनी चाहिए, और वही सेविंग आपके सारे अकाउंट्स पेपर में ITR में दिखनी भी चाहिए, और तभी आप अपना ट्रैवल अप्लाई करें, तभी उसके बाद ही अपना वीज़ा फाइनल करें। आप इसमें अगर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो सारे मेंबर्स एक साथ अप्लाई ना करें।
1 या 2 मेंबर्स को आप पीछे छोड़ के जाएं, ताकि थोड़ा सा काउंसलर को ये चीज़ एश्योर्ड रहे कि वापस आ पाएंगे। एक्चुअल में बड़ी आयरॉनिकल सी चीज़ है, बड़ी अजीब सी चीज़ है, आप सोच भी रहे होंगे, क्योंकि हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है। पूरी फैमिली का अगर वहाँ पे फैमिली हॉलीडे ट्रिप है तो भाई पूरी फैमिली ही तो जाएगी। तो उस केस में ऐसा क्यों है कि हम किसी एक मेंबर को पीछे छोड़े तभी हम वीज़ा लगाएं? बेसिकली अगर आप काउंसलर के माइंड से देखें ना, तो उनकी ये मजबूरी है, ऐसा सिस्टम बनाना उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो वहाँ पर जाते हैं और वो वापस नहीं आते टाइम से, या तो वीज़ा कन्वर्ट करा लेते हैं या लेफ्ट राइट किसी कंट्री में चले जाते हैं। उसकी वजह से जो बाकी जो ट्रैवलर्स हैं उनके वीज़ा में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे वीज़ा काउंसलर थोड़े से केयरफुल रहते हैं वीज़ा देने में, और वो ये देखते हैं कि अगर कोई अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा रहा है तो ये पर्सन वहाँ पे कोई ना कोई वे आउट निकाल लेगा रहने का, और अगर ये किसी को पीछे छोड़ के जा रहा है तो एटलीस्ट उस पर्सन के लिए तो वापस आने के इसके चांसेस बने रहेंगे। तो एक थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है। बेसिकली ये लॉ पेपर पे नहीं है, बस ऐसे ही वो चेक करते हैं। तो हम भी ये कहते हैं, अगर किसी की 7-8 मेंबर्स की फैमिली है तो हम कहते हैं कि आप सारे एक साथ ना जा करके 1 या 2 पर्सनस को आप पीछे छोड़ें और बाकी आप ट्रैवल करके आएँ, चाहे आप बाद में दोबारा ट्रिप लगा लें, और वो जो 2 पर्सनस रह गए उनकी अलग से ट्रिप बनवा लें। इससे क्या होगा, एटलीस्ट एक बारी आपके पास अगर ऐसा कोई वीज़ा लग जाता है क्रोएशिया का, नेक्स्ट टाइम पे अगर आप पूरी फैमिली के साथ भी जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे और आपको वीज़ा आसानी से भी देंगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हमें अकाउंट बैलेंस क्या मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पे कोई एज सच कोई फिगर नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया बहुत ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में हो तभी वीज़ा दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एक रीजनेबल फिगर ये कहती है कि एटलीस्ट 4 से 5 लाख का एक एवरेज बैलेंस मेंटेन हो तो क्रोएशिया वीज़ा मिलने में उसमें बड़ी हेल्प मिल जाती है। और अकॉर्डिंगली ये सारी जो आपकी सेविंग है वो मैच होनी चाहिए अकाउंट स्टेटमेंट से, और अकाउंट स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए आपकी ITR से। तो ये सारी चीज़ें अगर एक दूसरे से मैच करती हैं, आपके पास रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री भी है और आपने अपनी सारी बुकिंग कंफर्म भी कराई हुई है, तो इससे कोई रीज़न नहीं है क्रोएशिया के पास कि वो आपका वीज़ा डिनाई कर सकें, और वीज़ा मिलने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। बस हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इमिग्रेशन पॉलिसी को अब्यूज़ ना करें। जहाँ पर भी आप जाएँ टाइम से जाएँ और वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वापस आ जाएँ, क्योंकि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप उसके बाद आए तो ओवरस्टे काउंट हो जाता है। उससे आपके पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हो जाती है, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड भी ख़राब हो जाता है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड भी डिस्टर्ब हो जाता है, और नेक्स्ट वीज़ा लेने में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए अपनी सारी प्लानिंग एडवांस में करके जाएं और हमेशा हर चीज़ के लिए पंक्चुअल रहें, ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। होटल्स वगैरह में भी आप अर्ली चेक इन या लेट चेक इन जो भी आपने लिया हुआ है उसको भी प्रॉपरली फॉलो करते रहें। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, तो ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पर भी आप करवा कर जाएँ। और कोविड-19 का कवर तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी ट्रैवल इंश्योरेंस आजकल दे ही रहे हैं, तो उसको भी आप इसमें इंटीग्रेट करना ना भूलें। 30,000 यूरो या $50,000 का क्लेम बैक भी उसमें होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपका वहाँ पे कुछ मिसहैप हो जाता है किसी के साथ, उसका लगेज गुम हो गया, फ़्लाइट अगर कैंसिल होगी, फ़्लाइट पीछे से कैंसिल होगी और उसको होटल लेना पड़ गया, या पासपोर्ट ही गुम हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे छोटे बड़े क्लेम्स आपको मिल जाते हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस होने से थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी भी आपकी वीज़ा ऑफिसर की नज़रों में बनी रहती है। उसको ये लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और इंश्योरेंस करा के आपने ये चीज़ भी प्रूव करी है कि मैं अपना, इनकेस कोई ऐसा अनफॉर्सिन सिचुएशन होती है तो उसकी तैयारी करके चलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वीज़ा मिलने चाहिए। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली प्रोफाइल टू प्रोफाइल भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कोई अगर फार्मर है तो उसकी प्रोफाइल डिफरेंट होएगी, कोई वाइट कॉलर जॉब वाला है तो उसकी प्रोफाइल डिफरेंट होएगी, कोई ब्लू कॉलर पे तो उसकी प्रोफाइल डिफरेंट होएगी, किसी का रेंटल बिजनेस है तो उसका अलग होएगा, फ्रीलांसर है तो उसका अलग होएगा। लेकिन मोर और लेस ये फैक्टर्स सभी में ही कॉमन मिलेंगे आपको। तो आई एम वेरी मच श्योर ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।